press the bell icon on the YouTube app and never miss an तो सर इसमें उन लोगों का क्या रोल है जिन्होंने इनको यहाँ बसाया था, जो इनको लाए थे और जो अफगान रेफ्यूजीज के नाम पर सर फंड खाते रहे अमेरिका से? देखें, वो तो जो इनको लाए थे और अभी तक खा रहे हैं, अभी तक खा रहे हैं। वो आरजू जो इनको लेकर आए थे वो तो बिलियनर बन के अमेरिका और इंग्लैंड जा चुके हैं। ये तो डॉलर का सौदा था भाई। जिन्होंने पाकिस्तान बेचा था उनकी तो नस्लें बन चुकी हैं, वो तो बिलियनर हो चुके थे। जब मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेनर्स में डॉलर जाते थे, आप थोड़े से पैसे उठा के उनको वारलॉर्ड्स को देते थे, दूसरे तो आपके फॉरेन लॉयड एंड लॉयड बैंक में इंग्लैंड आ जाते थे। आपने 300 प्रॉपर्टियां लंदन में कैसे बनाई? वो रुपयों से तो नहीं आई ना, उन्हीं रुपयों डॉलरों से आई। आपने बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तान बेचा है, मैं इसमें आफरीन है आप पे, आप बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपने सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से सिर्फ फ्रॉड सीखा है, उसमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं सीखा। आपको चलाने वाले सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेसी, इंक्लूडिंग आपके सियासतदान। क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं सब ये ब्रिटिश एजेंट है। अब वो मैं बताता हूँ किस तरह ब्रिटिश एजेंट, जो ब्रिटिश एजेंट जमीनें देकर गए थे उनके बच्चे भी ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड पढ़ते हैं। ब्यूरोक्रेट 19 ग्रेड में आता है, उसको भी हार्वर्ड और भेजा जाता है ऑक्सफोर्ड में। फिर उसके बाद जो हमारा फौजी जर्नैल आगे प्रमोट होता है, ब्रिगेडियर से ऊपर जाता है, वो भी वार कॉलेज में आता है, वो भी इधर का। ये तीनों के तीनों ब्रिटिश एजेंट हैं। तो जो बेचे पाकिस्तान को बेचने वाले तो सारे ब्रिटिश एजेंट हैं भाई। आप पाकिस्तान तो बने ही नहीं, पाकिस्तान तो आपने बनाया ही नहीं, आज तक नहीं बनाया आपने पाकिस्तान। 1947 में कागजों में आपने आपके अबाओ अजदाद को उन्होंने धोखा दिया। आरजू में आप विक्टिम है, आपको चाहिए केस करें। आपको केस करना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर और पाकिस्तान गवर्नमेंट पर केस करना चाहिए कि भाई मेरे दादा जान को जलील करके आप यहां बुलाए, आपको आए इस्लाम दें आपको, और यहां इस्लाम दे। आप मुझे बताएं, इस्लाम है पाकिस्तान में? इस्लामाबाद में इस्लाम सर हर एक का अपना इस्लाम है, हर एक अपना अपना इस्लाम लेके घूम रहा है और दूसरे को मार देने की बात करता है कि ये कहते हैं कि ये बाहर है इस्लाम से। आपने काश आज भी आप पाकिस्तान की बुनियाद रख लें। मैं तो समझता हूँ फिर भी बहुत बड़ी बात है, आज भी शुरू कर दें, फिर भी लेट नहीं है आप। लेकिन आपके इरादे मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि अभी तक आपकी किस्मतों के फैसले लंदन और दुबई में होते हैं। कभी आपने देखा है कि कौन सा ऐसा मुल्क है दुनिया में, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ और बल्कि आपके सुनने वालों से भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, आपका कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी किस्मत के फैसले, किसकी कैबिनेट की मीटिंग दुबई में हो, जिसकी कैबिनेट की मीटिंग लंदन में हो? कौन सा ऐसा मुल्क है मुझे बताएं? कोई ऐसा मुल्क नहीं। करप्ट से करप्ट तीन मुल्क जो होगा उसके भी कैबिनेट की मीटिंग्स जो है उसके अंदर होती है। हमारे आज भी फ्लाई करके किसी ने आना है, इस पर कभी लिस्टें बन रही हैं मुल्क से बाहर कि मिनिस्ट्रियां किस किस को देनी, क्या क्या करना है, फैसले क्या। अफसोस। लेकिन सर फैसले तो सब एजेंसीज और आर्मी ही करती है, ये पॉलिटिशियन तो किसी काम के नहीं है। ये बेचारे तो सिर्फ डिक्टेशन लेते हैं और बात करते हैं। लेकिन ये जो बात आर्मी चीफ कर रहे हैं कि जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं आर्मी के लोग भी अगर हैं तो कोर्ट मार्शल होगा, क्या ये अपने लोगों को सजा दे पाएंगे? पहले तो कभी नहीं दी इन्होंने, मुशर्रफ तक को इन्होंने बाहर भगा दिया था एनआरओ देके, और अब ये बात कर रहे हैं क्या इतनी पावर है कि ये अपने ही लोगों को सजा दे पाए? मेरा देखें, अगर ना इरादा होता तो फिर कहने की क्या जरूरत थी? अगर कहा है तो कोई ना कोई इनका प्लान तो होगा। मेरे ख्याल में तो अब देंगे, करेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त सैयद आसम मुनीर इज सीरियस। मेरे ख्याल में, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, अगर ये ना करना होता तो फिर ये स्टेटमेंट देने का भी तो जरूरत नहीं थी ना। अगर कोई इनका प्लान है तो तभी ये सारा कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल में मेरी काफी उम्मीदें इनसे है। अगर कोई और होता तो फिर मुझे ऐसा नहीं था। बाजवा साहब थे, मैं जाती तौर पर बताऊं आरजू, मेरी उम्मीदें रहील शरीफ से भी थी, बल्कि मैं वाशिंगटन डीसी में मेरी मीटिंग हुई थी उनसे, मैं एक्सपेक्ट करता रहा था बाजवा साहब से भी कुछ करेंगे, होगा सर, नहीं कर सके। लेकिन दे वर बोथ डिफरेंट देन सैयद आसम मुनीर इज डिफरेंट देन देम।
सर मेरी ऐसा तो नहीं है कि सर इमरान खान की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम खराब हो गया है फौज का, खैर पहले भी था लेकिन और ज्यादा खराब हो गया, खुल्लम खुल्ला लोग बात करने लगे, बुरा भला कहने लगे, कहीं उससे बचने के लिए तो नहीं इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि शायद लोगों का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। मैंने कल मैं गई हूँ वहां वाघा बॉर्डर पे, भारत की साइड पे सीट्स भरी हुई थी, बेतहाशा लोग थे, हमारी तरफ बहुत कम लोग थे। और बताया ये गया, कई लोगों से जो बात हुई उन्होंने कहा जी 9 मई के बाद से लोगों ने आना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि लोगों की नजर में अब फौज की वो इज्जत नहीं रही कि आकर इनके ये वाले सब जो कर रहे होते हैं ये परेड वगैरह वो देखें। इस वजह से हमारी सीट्स खाली थी। नहीं, मैं मेरे ख्याल में फौज के साथ इसका क्या होना है, लोग महंगाई में इतने बेचारे मजबूर हो चुके हैं। आप उसको छोड़े, नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट पे जलसा करने का अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, वहां क्यों नहीं लोग आ रहे? लोग महंगाई से बेजार हैं, लोग बेजार हो चुके हैं, सियासी सेटअप से बेजार हैं, लोग अपने हालात से मजबूर हो चुके हैं। ये डिप्रेशन की इलामत है। आप कह रही हैं कि वहां पे फौज का होना है। अच्छा, मैं एक और बात पूछता हूं, इस वक्त अगर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस लोगों के पास फौज के अलावा चॉइस क्या है? इस सारे सिस्टम को कौन ठीक कर सकता है? मैं खुद सुनना चाहता हूं, कौन ठीक कर सकता है? कोई है इस वक्त आपका सिविलियन अदारा जो इसको ठीक कर सकता हो? बता दे। मैं खुद स्टडी करना चाहता हूं उस इंस्टीट्यूशन। सर 10 साल ये दें तो सही ना, सिविलियन जो गवर्नमेंट आती है उसको फौज साइड पर, और फौज बार बार बीच में छलांग मार देती है कि जी आप लोगों से नहीं हो रहा, हम करते हैं, और फिर खुद खा पी के निकल जाते हैं सबके सब। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना, इनको गिरने दें, संभलने दें, सिविलियंस को खुद ही करने दें ये काम। ये बात बाकी आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन सिस्टम या तो फिर सिस्टम इंडिपेंडेंट अपने पांव पे खड़ा होने की सलाहियत रखता हो, या तो ये सर्वाइव, या तो कोई देखिए। अच्छा, एक और बात बताता हूं। आप कहते हैं कि सिविलियन सिस्टम, आपके 3 इस वक्त सिविलियन सिस्टम जिनकी आप बात कर रहे हैं, 3 पार्टी, तीनों की तीनों एस्टेब्लिशमेंट के वतन से पैदा हुई, तीनों तो इन्होंने बनाई। तो या तो बताए ना कोई आपको, या तो चौथी पार्टी आए, और फिर उनको लेकर कौन आए। और मैं जिस तरह एक और बात बताता हूं आपको आरजू, जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है, आपका मैं एक सवाल है, जिस तरह आपने बात की है कि 10 साल दिए जाएं, आपका क्या ख्याल है? आपके 10 साल जो उस्मान बुज़दार साहब थे, अगर 10 साल चीफ मिनिस्टर रहते पंजाब के, तो पंजाब ने बचना था। सर वो तो यही लोग लाए थे ना, इस वजह से। एक बार सही से इलेक्शन जैसे भारत में होता है कि जी वोटर जो है वो गवर्नमेंट लाता है, उस तरह से अगर लाने दें, ये फौज को इलेक्शन में खड़ा करने के बजाय जो है वो फौज को हटाएं इलेक्शन में तभी सर कुछ होगा। बॉक्सेस उठा के ले जाते हैं, मैं क्या बोलूं। और आपको पता ही है क्या कुछ करते हैं, और उसके बाद कहते हैं जी फलाना आ गया, बस बन गई गवर्नमेंट। नहीं, वो तो मैं वैसे एग्री करता हूं, लेकिन इन चीजों पे, लेकिन इस वक्त जो आपके करंट सर्कमस्टांसेस में आपके पास कोई लेवरेज ही मौजूद नहीं है, ना आपके पास पैसा है, ना विल है। इस सर्कमस्टांसेस में आगे किस तरह मैं इसका हल बताता था, हमेशा करता था, वो ये कहता था कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हो, और ऐसा टेक्नोक्रेट सेटअप हो जो वाकई टेक्निकल लोग और उनके किरदार साफ, और उनको 1-2 साल दिया जाए ताकि अपने पांव पे खड़े हो जाए, और फिर इस सिस्टम को लाया जाए। लेकिन अब वो जिस तरह के टेक्नोक्रेट लाए गए हैं, कैटेगरी बी के टेक्नोक्रेट लाए गए हैं, पहले ग्रेड के तो है ही नहीं है। इनके तो पड़ोसियों को भी नहीं पता था ये कौन है, ये किस तरह आ गए। ये तो किसी घड़े में से इनका नाम निकला है, पर्ची से वो निकला है। लेकिन ये कि अब देखें आने वाले दिनों में। लेकिन आरजू में बात करना चाह रहा था, जो आप वाघा बॉर्डर पे गई हैं, आप बात कर रही थी वहां पे, मैं बल्कि उस हवाले से बात करना चाहूंगा। मैं मिड-80s में गया था वाघा बॉर्डर पे। ये उस वक्त इतना पुराना नहीं था ये जो वहां पे ड्रामा किया जाता है, और मैं आई केम एज अ हार्ट ब्रोकन पर्सन, क्योंकि मैंने वहां क्या देखा था, किस चीज का मुजाहरा देखा कि किसकी टांग ऊंची ज्यादा जाती है, इसका मुजाहरा। फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरतों के गाने, उसमें से क्या निकल रहा है? वहां पे जो एक रोजाना शाम को ड्रामा किया जाता है, वहां नफरत से अलावा क्या प्रमोट की जा रही है? और मैं इस हक में नहीं हूं कि नफरत को प्रमोट किया जाए। मैं इस हक में, मैंने मिड-80s में देख कर आया था, मैं इसके खिलाफ था कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। बल्कि इनको चाहिए कि रोजाना बॉर्डर पर अगर गए, अगर क्या ही अच्छा हो। मैं उस वक्त भी, मैंने दोस्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैं कहता था क्या ही अच्छा है, दोनों तरफ से लोग खाने बनाकर लेकर आए, मिठाइयां बनाकर लेकर आए, और एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करें बॉर्डर, और एक दूसरे के साथ जो 1947 के दुख दर्द है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, बॉर्डर के दोनों साइडों पे बैठ के। वो बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ था, वो बताएं हमारे साथ क्या हुआ था, हम आगे कहां जा रहे हैं वो भी बताएं, हम भी बताएं। ये मैं मिड-80s में बात करता था।
लेकिन वहां पे नफरतें, आज भी वही ड्रामा डेली बेस पे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काजमी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो के बारे में जो भी आपके विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।